सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग अपनी हिंदी में एक कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं। कहानी का नाम है अन्याय का विरोध। छात्रों, इस कहानी में एक मालिक हैं जो अपने घर के काम करने के लिए एक नौकर लगाए हुए हैं, जो घर का काम भी करता है और सुबह शाम बच्चों की देख रेख भी करता है। तो देखिए, हम लोग इस कहानी को चलिए प्रारंभ करते हैं। मैंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए गवर्नेंस का प्रबंध किया है। एक मालिक हैं जो बता रहे हैं कि अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने एक नौकर की व्यवस्था करके रखा है। वह बड़ी ईमानदारी और मेहनत से दिन भर काम में लगी रहती है। नौकरानी है वो। क्या बता रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं मालिक कि वो बड़ी ईमानदारी और अपने पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ हमेशा अपने काम में लगी रहती है। बच्चों का ध्यान रखती, प्रेम भाव से उन्हें अच्छी शिक्षा देती। हाँ, वह बोलती बहुत कम थी। ये मालिक बता रहे हैं कि एक मैं ऐसे ईमानदार व्यक्ति को अपने घर में रखा हूँ। ऐसी नौकरानी है जो काफ़ी ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है। वो ईमानदारी से अपने काम पर लगी रहती है और बच्चों की देखभाल बड़े ईमानदारी पूर्वक करती है। लेकिन उसकी एक विशेषता यही है कि वो बोलती बहुत कम है। ठीक है। लगभग 2 महीने बीत गए। मैं बच्चों की ओर से निश्चिंत था। मालिक कह रहे हैं कि जब से उस नौकरानी को मैंने घर में लगाया काम करने के लिए, तो 2 महीने बीत गए मेरे लिए। मैं बच्चों की तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत था, यानी बच्चों की मुझे कोई चिंता नहीं थी। वो नौकरानी पूरी तरह से घर का काम भी करती थी और बच्चों की भी देख रेख कर लिया करती है। और गवर्नेंस जूलिया से पूरी तरह संतुष्ट, और जो जूलिया नाम की उनकी नौकरानी थी उससे पूरी तरह से संतुष्ट थी। जूलिया को अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई थी। जूलिया 2 महीने से काम कर रही थी, लेकिन अभी 2 महीने से उसे तनख्वाह नहीं दी गई थी और ना ही उसने इसकी मांग की थी। वैसे ही बताया गया शुरू में कि जूलिया बोलती कम थी। वो काम तो करती जाती थी, लेकिन बेचारी 2 महीने से काम कर रही थी, लेकिन वो पेमेंट अभी अपनी मालिक से नहीं मांगी थी। एक दिन मैंने जूलिया को अपने कमरे में बुलाया। कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह के बारे में बात करना चाहता। तो एक दिन मालिक को अचानक ध्यान आया होगा कि 2 महीने से ये नौकरानी काम कर रही है और 2 महीने से मैं पेमेंट नहीं दिया हूँ इसे। तो एक दिन उनका अचानक मूड घूमता है और जूलिया को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे कमरे में आओ, आज मैं तनख्वाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें रुपए पैसे की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें समझ सका हूँ, तुम स्वयं तो अपने पैसे मांगेगी नहीं। मालिक ने ये कहा कि मैंने आपकी समस्या को समझने का प्रयास किया है। तुम्हारा तो स्वभाव ही ऐसा है कि तुम पैसा अपने मुख से मांग नहीं सकती हो। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह तय हुई थी 30 रूबल, यानी 30 रुपये। तो मालिक कह रहे हैं कि आपकी तनख्वाह जब शुरू में आपको मैं काम में लगाया था तो आपकी तनख्वाह निर्धारित कितनी की गई थी? 30 रुपये। ठीक है ना? तो जूलिया क्या बोलती? जी नहीं, 40 रूबल। तो जूलिया तब बोलती है, कहती है नहीं, 40 रुपये कहा गया था। जूलिया दबे स्वर में बोली। जूलिया बोली भी, फिर भी डरते हुए, शर्माते हुए, अपने स्वर को दबाते हुए बोलती है, नहीं, 40 रुपये कहा गया था। नहीं जूलिया, तुम भूल रही हो। तब मालिक कहते हैं कि नहीं जूलिया, तुम भूल रही हो। तुमने 40 कहे जरूर थे, पर बात 30 की ही तय हुई थी। तब मालिक और नौकरानी के बीच में वार्तालाप होने लगती है। मालिक कहते हैं कि नहीं, आप तो 40 बोली ज़रूर थी, लेकिन लास्ट में तय कितना हुआ था? 30 रुपये ही। मैंने डायरी में नोट किया है। अच्छा, तो मैं तुम्हें हमारे यहाँ काम करते 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने और 5 दिन।
मालिक कहते हैं कि अभी आपको काम करते मेरे यहाँ 2 महीने पूरे हो गए हैं। तब जूलिया बोलती है, नहीं, 2 महीने और 5 दिन हो गए हैं। वह कुछ संकोच से बोली, मतलब शर्माते हुए संकोच से वो लड़की इस तरह बता रही थी। तब मालिक क्या कहते हैं, क्या कहती हो? मैंने तो डायरी में तारीख लिखी हुई है, 2 महीने के हुए 60 रूबल, लेकिन 60 तो तब बनेंगे जब तुमने पूरे 60 ही दिन काम किया हो। तब मालिक क्या कहते हैं, नहीं, बात कितने की हुई तो उतना मैंने डायरी में लिख लिया था। आपको काम करते 2 महीने हुए, 60 रूबल, 60 रूबल, 60 रुपये, 60 रूबल का मतलब 60 रुपये, लेकिन 60 तो तब बनेंगे जब तुमने पूरे 60 ही दिन काम किए हो। यदि तुम पूरे 2 महीने हो गए हैं तो पूरे 60 दिन में 60 दिन यदि काम किए हो तब तो आपके 60 रुपये बनेंगे। रविवार को तुम छुट्टी करती हो और सिर्फ शाम के समय कोल्या को घुमाने ही ले जाती हो। यानी मालिक जो हैं वो रविवार की छुट्टी काटना चाहते हैं। वो कहते हैं रविवार को तुम छुट्टी कर लेती है और शाम के टाइम जब आती हो तो कोल्या नाम का जो बालक है उसको घुमाने ही ले जाती हो। उसके अलावा तो और कोई दूसरा काम करती नहीं हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारी 3 छुट्टियां और भी हैं और संडे के अलावा भी आपने 3 छुट्टियां और ले ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। जूलिया जब ये सुनती है कि संडे का पैसा कट जाएगा तब वो थोड़ा घबरा जाती है। वह अपनी फ्राक पर बार बार हाथ फेरती, उसकी सलवटें दूर करने लगी, पर उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। हाँ, तो 3 छुट्टियां और 9 रविवार हो गए, 12 दिन। उधर कोल्या 4 दिन तक बीमार था। अब मालिक बता रहे हैं कि हाँ, तो 3 छुट्टियां और 9 रविवार हो गए, 12 दिन। उधर कोल्या 4 दिन तक बीमार था और तुमने सिर्फ बान्या को ही पढ़ाया है। कोल्या और बान्या नाम के जो लड़के लड़कियां थे, तो बता रहे हैं, मालिक बता रहे हैं कि कोल्या जो था वो 4 दिन तो बीमार था और आपने सिर्फ बान्या भर को ही पढ़ाया है। हाँ, 3 तुम्हारे दांत में दर्द था। हाँ, 3 दिन तुम्हारे दांत में दर्द था और मेरी पत्नी ने आधे दिन के बाद तुम्हें घर जाने को कह दिया था। और मालिक को याद आता है कि 3 दिन आपके दांतों में दर्द हो रहा था तो हमारी पत्नी जो थी तो आधे टाइम में ही आपको घर जाने की परमिशन दे दी थी। 12 और 7 हुए 19। 60 में से 19 दिन का नागा घटाइए, यानी 60 में से 19 को घटाइए तो बचे 41, हुए 41 रूबल, यानी हुए 41 दिन, यानी 41 रुपये हुए। क्यों, ठीक है ना? इस तरह मालिक जूलिया को समझाते हैं, उसका हिसाब बताते हैं। जूलिया की आंखें आंसुओं से तर थी। इस तरह की बातें सुनते हुए जूलिया बहुत दुखी हो रही थी। उसने गला साफ किया, मानो कुछ कहना चाहती हो, पर बोली कुछ नहीं। यानी संकोची स्वभाव की थी बेचारी। काम करना तो ईमानदारी से जानती थी, लेकिन बोलना नहीं जानती थी। तो कुछ बोलने का प्रयास तो की, लेकिन वो बोल ना पाई, दब गई। मैंने अपनी डायरी देखते हुए कहा, हाँ, याद आया, 1 जनवरी को तुमने हमारी चाय की प्लेट और प्याला तोड़ा था। तब मालिक को और एक बात ध्यान में आती है कि 1 जनवरी को ये लड़की काम करने आई थी, उस दिन मेरे एक चाय के प्याले को तोड़ा था। प्याला बहुत कीमती था, चलो उसके 2 रूबल ही काटूंगा। तो मालिक ऐसे हैं कि उसके द्वारा जो प्याला, चाय का प्याला टूट जाता है, उसका भी पैसा काटने के लिए मालिक तैयार हो जाते हैं। देखो, तुमने ध्यान नहीं रखा है और कोल्या वृक्ष पर चढ़ गया। उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके कट गए। कह रहे हैं कि आपने बच्चों पर ठीक ढंग से ध्यान नहीं दी। बच्चा पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ में चढ़ने के कारण बच्चे का कपड़ा, जैकेट जो था वो फट गया। मैं कुछ देर रुका, फिर बोला, तुम्हारी लापरवाही के कारण बन्या के जूते चोरी हो गए। मालिक कह रहे हैं कि मैं कुछ देर तक सोचता रहा, फिर इसके बाद कहते हैं कि आपकी लापरवाही के कारण ही बान्या के जूते चोरी हो गए। तुम्हारा काम बच्चों की ही देखभाल नहीं, उनकी वस्तुओं का ध्यान रखना भी है। अब पैसे तो कटेंगे ही। तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए भी थे, यानी बच्चे का जूता भी चोरी हो गया। तो मालिक जो थे, बच्चे के जूते चोरी हो जाने के कारण जो नौकरानी थी
उसके पैसे उसके पेमेंट पर उसको भी काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी नहीं, आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया। और कहते हैं कि जनवरी महीने में मैंने आपको 10 रुपये दिए भी थे। लेकिन जूलिया कहती है कि जी नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है। जूलिया ने दबी जबान से कहने का प्रयास किया, मैं झूठ बोल रहा हूँ, हर बात डायरी में लिखी है। तब मालिक को गुस्सा आता है। मालिक कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं हर बात को डायरी में लिखा हूँ, तुम्हें विश्वास ना हो तो देख लो, दिखाऊं? तो जूलिया क्या कहती है, जी नहीं, आप कह रहे हैं तो दिए ही होंगे, शायद मैं भूल गई। आश्रु भरे स्वर में उसने कहा। दुखी होकर बेचारी कहती है कि हाँ, आप जो कह रहे हैं मैं मानने के लिए तैयार हूँ, यदि आप कह रहे हैं तो आप दिए ही होंगे। मैं कठोर हो उठा और बोला। तब मालिक थोड़ा कठोर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और बोले, दिए होंगे नहीं दिए हैं। अब 41 में से 27 घटाओ, बाकी बचे 14। क्यों, ठीक है ना हिसाब और कुछ? तब मालिक उसके और पैसे घटा देते हैं और बोलते हैं कि अब आपके शेष कितने दिन बचे? 14 दिन बचे। जूलिया ने आंसुओं से भारी आंखें ऊपर उठाई और बोली, मुझे अभी तक एक ही बार 3 रूबल मिले थे। तब जूलिया कहती है कि मुझे अभी तक में 2 महीने काम करते हो गया, 2 महीना काम करने के दौरान मुझे सिर्फ 3 रुपये ही मिले थे। आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, अधिक नहीं, सिर्फ 3 रुपये ही आपकी पत्नी दी थी, उससे ज़्यादा नहीं। आश्चर्यचकित होते हुए मैंने कहा, क्या कहा? इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने बताई क्यों? क्यों नहीं? मतलब मालकिन ने दे दी तो मालकिन ने मुझसे चर्चा तो नहीं की, और ये बात इतनी बड़ी है कि उसको मुझे बताना चाहिए। देखो, हो जाता ना अनर्थ। अच्छा कोई बात नहीं, 3 रूबल भी घटा लेता हूँ। तब मालिक कहते हैं, चलो हो गया, कोई बात नहीं, 3 रुपये और माइनस कर देता हूँ। अब शेष बचे 11 रूबल। और मालिक अब बताते हैं, अब आपके कितने रुपए बचे शेष? 11 रुपये बचे। लो देख लो, अब तुम भी गिन लो। तब मालिक इस तरह हिसाब करते हुए जूलिया को कहते हैं कि लो देख लो और अब अच्छे से हिसाब भी कर लो। कांपते हुए हाथों से 11 रूबल लेकर जूलिया ने अपने फ्राक की जेब में ठूसे, फिर भर्राई हुई विनीत आवाज़ में बोली, जी धन्यवाद। जूलिया को क्रोध था कहीं नहीं, उसे कष्ट था, गुस्से में थी, फिर भी वो मालिक को बोलती है, धन्यवाद। मैं क्रोध से उबल रहा था। मालिक कहते हैं कि मैं उस समय गुस्से में था, क्रोध में उबल रहा था। कमरे में चक्कर लगाता हुआ अपने क्रोध पर काबू पाता हुआ कठोर स्वर में बोला, धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए। तो मालिक कहता है कि मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? तो जूलिया क्या कहती है कि क्योंकि आपने मुझे पैसे दिए। इस बात का मैं अधिक न सह सका, लगभग चिल्लाते हुए उच्च स्वर में बोला, मुझे धन्यवाद दे रही हो? तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे मार लिए हैं, और तुम कहती तो धन्यवाद हो। तब मालिक को थोड़ा अटपटा सा लगता है, उन्हें लगता है कि ये जूलिया व्यंग कर रही है मुझ पर, क्योंकि मालिक ने उनके सारे पैसे भी काट लिए थे, और पैसे कटने के बाद भी जूलिया उनको क्या बोलती है? धन्यवाद बोलती है। तो उन्हें थोड़ा अटपटा सा लगता है। क्या कुछ भी नहीं दिए? तो तब जूलिया क्या कहती है, जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे 1 रूबल भी नहीं दिए। तब जूलिया क्या कहती है कि मैंने आपको जो धन्यवाद दे रही हूँ सही कह रही हूँ, सही धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि आज तक मैंने जहाँ जहाँ पर काम किया हूँ उन लोगों में से मुझे आज तक 1 रुपये भी कोई नहीं दिए हैं। आप तो दे रहे हैं, आप तो कुछ भी तो दे रहे हैं, कम से कम उनसे तो अच्छे आप हैं कि आप कुछ ना कुछ मुझे दे रहे हैं। क्या कुछ भी नहीं दिया? पर जूलिया मुझे तुम्हारी बात सुनकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। तब मालिक कहते हैं कि आपकी बात को सुनकर मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं लग रहा है, क्योंकि इस संसार में अलग अलग तरह के लोग हैं। जैसे तुम बता रही हो, वास्तव में तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटी होगी। आपने स्वर को धीमा और मधुर कर मैं फिर बोला, जूलिया मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे साथ अत्यंत क्रूर मजाक किया है। तब मालिक कहते हैं, मालिक को वास्तव में पैसा नहीं काटना चाहते थे, पैसा नहीं काटे हैं उसका, वास्तव में उस नौकरानी को सिखाना चाहते थे कि तुम यदि काम करती हो,
ईमानदारी से काम करती हो, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, तो बोलना सीखो। ये बात वो सिखाना चाहते थे, इसलिए जूलिया के साथ उन्होंने मजाक किया था। तब मालिक क्या कहते हैं, अत्यंत क्रूर मजाक किया है। मैं तुम्हारे आंसू देख रहा था, पर मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हारा 1 रूबल भी नहीं काटूंगा। देखो इधर मैंने तुम्हारे 80 रूबल अलग रखे, पर उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या ज़रूरी है कि भला इंसान कहलाने के लिए किसी को इतना भीरू, दब्बू और बोधा बनना पड़े कि अपने ऊपर होने वाले अन्याय के प्रति मुंह से आवाज़ भी ना निकाले? मालिक उसको सिखाना चाहते हैं कि क्या ईमानदार व्यक्ति काम करने वाला इतना दबा रहे कि यदि वो ईमानदारी पूर्वक काम किया है, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, तो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए ना बोल सके? क्या समाज में उसे इतना दबा देना चाहिए, उसे दबा रहना चाहिए? ठीक है, अन्याय का विरोध ना करे और बस चुपचाप सब सहन करता जाए, और वो व्यक्ति उसके ऊपर जितना भी अन्याय होता जाए उस सारे अन्याय को सहन करता जाए और काम में लगा रहे। तुम चुप रहकर अन्यायी को और अधिक अन्याय करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस निर्मम तथा हृदयहीन संसार से लड़ना होगा अपनी पूरी शक्ति के साथ। इस संसार में दब्बू, भीरू और कायर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। तो मालिक बता रहे हैं कि इस संसार में कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार व्यक्ति के लिए समाज में कोई भी स्थान नहीं है। यदि आपको अपना अधिकार, अपना हक लेना है, तो इस समाज के सामने आपको आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। और जो समाज में जो व्यक्ति दबे रहते हैं, उनको व्यक्ति हमेशा दबाने का प्रयास ही करते हैं। और आज का माहौल भी ऐसा बन गया है कि दबे रहने वाले लोगों को हमेशा सामने वाला व्यक्ति दबाने का ही प्रयास करता है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक आपको ये सिखाना चाहता है कि यदि आप ईमानदारी पूर्वक, कर्तव्य निष्ठा पूर्वक अपने कार्य को कर रहे हैं, तो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए समाज में व्यक्ति को बोलना चाहिए। हमेशा दब्बू नहीं बना रहना चाहिए। यदि आप दब्बू बने रहेंगे और दबे रहेंगे तो आपको समाज दबाने का ही प्रयास करेगा। इसलिए यदि हम अपना काम ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठापूर्वक कर रहा हूँ, तो मुझे अपने अधिकार के प्रति बोलने का अवसर मिलना चाहिए और व्यक्ति को बोलने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों, ये थी कहानी। इस कहानी को 1 बार 2 बार आप लोग पढ़िए। पढ़ने के बाद कहानी समझ में आ जाएगी और अभ्यास प्रश्नों के साथ हम आप लोगों को कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।